लिखिए कंसिडर ए बॉल, लिखो जरा सा। कल मैंने हेडिंग लिखाई थी सिग्निफिकेंस ऑफ दे ब्रोगली इक्वेशन, उसमें अब हमें लिखना है। मैंने बताया था ये माइक्रोस्कोपिक पे वैलिड है, मैक्रो पे नहीं। क्यों नहीं है? तो मैं पहले क्रिकेट बॉल और दूसरा इलेक्ट्रॉन का एग्जांपल आपको लिखा रहा हूं। लिखिए जरा, कंसिडर ए बॉल कंसिडर ए बॉल ऑफ मास 0.1 kg। भाई 100 ग्राम की एक बॉल है, यानी कि 0.1 kg की बॉल है। मूविंग विद स्पीड ऑफ मूविंग विद ए स्पीड ऑफ 60 मीटर पर सेकेंड। आगे लिखिए, फ्रॉम दे ब्रोगली, अब फ्रॉम दे ब्रोगली इक्वेशन बताना भाई। लेमडा कितना होगा? वेवलेंथ, वेवलेंथ है h अपॉन एम वी। h है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। m कितना है? 0.1 kg और वेलोसिटी है 60 मीटर पर सेकेंड। जब हम इसे सोल्व करेंगे अप्रोक्सीमेट 10⁻⁻34 बचेगा। मीटर। इससे क्या पता चला? 10⁻⁻34 मीटर आ रही है। क्या आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हो? आपको पता है वेरी लो वैल्यू है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में भी दिखाई नहीं देगी, ये कंडीशन है। तो लिखिए, लिख सकते हो। आगे लिखिए, दैट इज wavelength, that is wavelength has very low value which cannot be observed, which cannot be observed। यानी कि इस वैल्यू को आप ऑब्जर्व ही नहीं कर सकते। अब आगे लिखिए, कंसिडर एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विद a speed of 60 meter per second from de Broglie equation। बोलो लैम्डा कितना आएगा? कंसिडर एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विद ए स्पीड ऑफ 60 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम de Broglie equation। लैम्डा h अपॉन एम वी, बोलो 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। बताओ भाई, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 10⁻31 kg और स्पीड 60 मीटर पर सेकेंड। इसे सोल्व करेंगे तो अप्रोक्सीमेट 10⁵ मीटर। नोट कर, अप्रोक्सीमेट, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाले, अप्रोक्सीमेट 10⁻⁻5 मीटर। लिखिए आगे, दैट इज wavelength can be measured experimentally।
हो चुका भाई, लिख चुके। द वेवलेंथ कैन बी ऑब्जर्व एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व कर सकती हैं। अब आगे तो कंडीशन समझ में आ गई। माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स पे ये वैलिड है, मैक्रो पे ये वैलिड नहीं। अब देखो आपको एक प्रॉब्लम पूछी जाती है कभी कभी, ये बताइए कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जो इलेक्ट्रॉन के वेव कैरेक्टर को बताती हैं और कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जो इलेक्ट्रॉन के पार्टिकल नेचर को बताती। तो लिखिए जरा, हेडिंग लिख लीजिए, डुअल कैरेक्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हेडिंग लिख, डुअल कैरेक्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। डुअल कैरेक्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए इलेक्ट्रॉन का डुअल कैरेक्टर है, यानी कि इसके अंदर वेव और पार्टिकल दोनों नेचर है। अब हमें यह समझना है कि वेरिफिकेशन ऑफ वेव कैरेक्टर कैसे पता चलते हैं। तो लिखिए फर्स्ट पॉइंट, वेरिफिकेशन ऑफ वेव कैरेक्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन में वेव कैरेक्टर है, अब कैसे पता चलता है तो जरा ध्यान से सुन लीजिए। तो वेव कैरेक्टर से रिलेटेड है इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन। ये जो एक्सपेरिमेंट होते हैं इंटरफेरेंस के, डिफ्रैक्शन के, किसने किए थे? अगर साइंटिस्ट का नाम लिखना चाहो तो डेविसन एंड जर्मर्स एक्सपेरिमेंट है एक तो, डेविसन एंड जर्मर्स एक्सपेरिमेंट। एक तो ये एक्सपेरिमेंट है, दूसरा एक्सपेरिमेंट है थॉमसन्स एक्सपेरिमेंट। सुन लीजिए, थॉमसन्स एक्सपेरिमेंट ये क्या बताता है? ये इंटरफेरेंस के लिए था और ये डिफ्रैक्शन के लिए। ये दोनों इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर बताते, यानी कि इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन करता है और इंटरफेरेंस। फिजिक्स में पूरी डिटेल में पढ़ोगे क्या होते हैं ये डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस, फिजिक्स का पार्ट है। तो फिजिक्स में भी वैल्यू के साथ आप सीखोगे इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन। यहां बस याद रखना कि इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन क्या रिप्रेजेंट करते हैं? इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर। अब दूसरा पॉइंट आता है वेरिफिकेशन ऑफ पार्टिकल नेचर ऑफ या पार्टिकल कैरेक्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के अंदर पार्टिकल नेचर है, कैसे पता चलेगा? तो इसमें आते हैं एक तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन। जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन फिनोमेना था, एक तो ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन और एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये दोनों इसके पार्टिकल नेचर को एक्सप्लेन कर, ये दोनों इसकी पार्टिकल नेचर को एक्सप्लेन करते कि इलेक्ट्रॉन के अंदर पार्टिकल नेचर। नेक्स्ट लिखिए भाई, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। और ये इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में मिलेगा कि कौन सा एक्सपेरिमेंट या कौन सी प्रॉपर्टीज वेव कैरेक्टर को एक्सप्लेन कर रही है और कौन सी पार्टिकल नेचर को। वेरी इंपॉर्टेंट का टिक कर लेना ये पॉइंट्स, थियोरटिकल पूछा जाता है और कुछ नहीं। नेक्स्ट है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बहुत पूछा जाता है भाई, इसका स्टेटमेंट बहुत आता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, डिफाइन। सुन लीजिए भाई,
हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये क्या कहता है जरा ध्यान से सुन लीजिए। अब इसके बाद बस क्वांटम नंबर है, ये ध्यान रखें। क्वांटम नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 टॉपिक हैं बस, इसके बाद लास्ट थ्योरेटिकल मेनली यहाँ खत्म मान के चलते। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, सुन लो भाई। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है जरा ध्यान से सुन लीजिए। सबसे पहले तो एक सर्टेन और अनसर्टेन का डिफरेंस समझ लीजिए। सर्टेन और अनसर्टेन दोनों में क्या डिफरेंस। सर्टेनिटी का मतलब है कंफर्मेशन, किसी चीज का कंफर्म होना, वो सर्टेन कहलाता है, सर्टेन वर्ड यूज कहलाता है। मान लीजिए कोई चीज ऊपर से कांच के नीचे फेंके 100% क्रैक होगी, पता है, तो सर्टेनिटी है पूरी, या बच जाएगी। अगर किसी ग्लास वगैरह को, कांच की कोई चीज है, ऊपर से नीचे छोड़े तो सर्टेनिटी है या नहीं कि वो क्रैक होगी या नहीं होगी। 100% है या कुछ कम है। 100% है कि वो जब गिरेगी हमेशा टूटेगी। क्लियर। ग्लास, नॉर्मल ग्लास की आप कहोगे जी हम स्पेशल ग्लास बनाते, उनकी बात नहीं चल, नॉर्मल ग्लास की बात चल रही है कि अगर हमारे पास नॉर्मल ग्लास है और हम उसे ऊपर से छोड़ें, जब वो किसी फ्लोर से टकराएगा तो क्या होगा, वो हमेशा क्रैक। क्लियर। तो इसका मतलब है सर्टेन। अब अनसर्टेन, अनसर्टेन का मतलब है डाउटफुल कंडीशन के साथ। अगर डाउटफुल कंडीशन कहीं होती है तो वहां अनसर्टेन लगता। जैसे अगर आप बाहर निकलोगे आपको क्लाउड दिखाई देगा, कहीं एक दो छोटे छोटे टुकड़े, लेकिन बारिश होगी उसकी 100% चांस है नहीं, यानी कि इसमें डाउटफुल है, हो भी सकती है नहीं। यानी कि जहां डाउट होता है उसको सर्टेन वर्ड से एक्सप्लेन नहीं कर सकते, उसके लिए अनसर्टेन लगता। तो ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का मतलब यही है कि इसमें डाउट के साथ एक्सप्लेन किया जाएगा। 100% श्योरिटी नहीं होती कि ऐसा होता है, इस वजह से इन्होंने अनसर्टेन वर्ड यूज किया कि कुछ परसेंट चांस है और कुछ परसेंट नहीं, तो वहां वर्ड यूज होता है अनसर्टेन। तो अब ये क्या कहता है सुन लीजिए जरा। ये कहता है, ये प्रिंसिपल कहता है, अगर हमारे पास कोई माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स है, अगर हमारे पास कोई माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल स्मॉल साइज पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तो ये कहता है इसकी पोजीशन और मोमेंटम को हम एक साथ सर्टेनिटी के साथ नहीं बता सकते। यानी कि अगर हम इसकी पोजीशन और मोमेंटम एक साथ निकालें, पोजीशन और मोमेंटम एक साथ निकालें तो उसमें सर्टेनिटी नहीं होती। यानी कि सीधा सा स्टेटमेंट है, इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन द पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स विद सर्टेनिटी। यानी कि कोई भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, बहुत छोटा पार्टिकल है, उसकी पोजीशन और मोमेंटम हम एक साथ सर्टेनिटी के साथ नहीं बता सकते, कंफर्म कंडीशन के साथ नहीं बता सकते, डाउटफुल के साथ बता सकते। आप कहोगे ऐसा क्यों, रीजन सुनो जरा इसे, क्यों नहीं बता सकते सर्टेनिटी के साथ, जरा समझा करो थोड़ा सा ही। इसका रीजन, अगर मान लीजिए आपको एक इलेक्ट्रॉन की पोजीशन बतानी है, इलेक्ट्रॉन एटम में यहां है, आपको बताना है ये कौन सी ऑर्बिट है, इसकी पोजीशन बतानी है, तो ये बताइए किसी चीज की अगर हमें पोजीशन बतानी है तो हमें क्या चाहिए, सबसे नेसेसरी चीज क्या है। मान लीजिए किसी रूम के अंदर कोई चीज रखी है, कोई रूम है उसमें आप पहले कभी नहीं गए और उस रूम में एक बॉल रखी, आपको कहा जाता है उस कमरे में बॉल को देखिए कहाँ रखी, उठा के नहीं लानी, सिर्फ लोकेशन बतानी। तो आपको क्या चाहिए वैभव शर्मा, किसकी डायरेक्शन। अच्छा, फिर ये बताना पड़ेगा साउथ में 30 डिग्री है, 90 डिग्री है, तो ये फिर तो हमें एंगल बताने पड़ेंगे, कितने एंगल पे साउथ में रखी, नॉर्थ में रखी, ईस्ट में रखी, वेस्ट में रखी, ये जरूरत है। अरे जरूरत है लाइट की, कमरे में लाइट होनी जरूरी है। अगर कमरे में लाइट नहीं होगी तो बता सकते हो क्या, बताओ।
मैंने पहले ही वर्ड यूज किया, एक कमरे में बॉल रखी है जिसमें कभी पहले आप नहीं गए। मैंने वर्ड यूज किया, पहले आप कभी नहीं गए उस कमरे में, उसमें कोई बॉल रखी है। आपसे कहा जाता है बताइए बॉल कहाँ रखी है, तो आप उसकी डिग्री नापोगे कि वाह, उसके गेट पर खड़े हो जाओगे स्केल लेके, और उस पर फिर आप देखोगे कितने नॉर्थ में साउथ में कहाँ रखी, ऊपर है या नीचे है, ये चीज नापोगे। आपको चाहिए लाइट, लाइट होगी तो आपको दिखाई दे जाएगी। अब जैसे एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को हमें देखना है, तो इलेक्ट्रॉन को देखने के लिए क्या चाहिए बोलो, लाइट। तो बिना लाइट के इलेक्ट्रॉन की पोजीशन बता सकते हो क्या, नहीं बता सकते। और जैसे ही आप इस पे लाइट डालोगे, लाइट के पास एनर्जी है, और एनर्जी मिलते ही ये इलेक्ट्रॉन हो सकता है अपना एनर्जी लेवल चेंज करके बाहर चला जाए। तो इसका मतलब ये अपने एनर्जी लेवल बदल सकता है, क्योंकि आपने पढ़ा है जब इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलती है, इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर हायर एनर्जी स्टेट में चला जाता है, तो ये अपनी पोजीशन बदल सकता है। अगर पोजीशन भी ना बदले तो यहाँ ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, अपनी स्पीड बदल देगा, यानी कि इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, मोमेंटम बदल जाएगा। तो ये बताइए क्या मोमेंटम और पोजीशन एक साथ सर्टेनिटी से बता सकते, डाउटफुल रहेगा। हो सकता है इसने अपनी पोजीशन बदल दी हो सकता है इसकी स्पीड बढ़ गई हो। भाई जब हमने इस पे लाइट डाली तो उस लाइट से क्या हुआ, इसने एनर्जी ली, और एनर्जी लेके जब भी कर सकता है या वहीं अपनी स्पीड बढ़ा सकता है। तो इसका मतलब इसकी पोजीशन और मोमेंटम एक साथ हम नहीं बता सकते। ये क्लियर हुआ नहीं? ये सिर्फ कॉन्सेप्ट माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल पे वर्क कर। अगर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है तो उसकी पोजीशन मोमेंटम आप एक साथ सर्टेनिटी के साथ नहीं बता सकते, लेकिन अगर मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स है तो आप बता सकते। जैसे एक बेस्ट एग्जांपल है, मान लीजिए किसी प्लेस पर कोई कार रन कर रही और वहां पूरी तरीके से अंधेरा है, आपसे कोई कहता है कार की पोजीशन बताओ, तो कार की पोजीशन के लिए आपको क्या चाहिए, पहले लाइट। आप कार पे लाइट डालोगे, अब जैसे ही कार पे लाइट डालोगे तो लाइट डलते उसकी स्पीड चेंज होगी क्या, नहीं। क्यों? क्योंकि उसका मास इतना है, जो लाइट आप डाल रहे हो उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो वो अपनी उसी स्पीड से चलती रहेगी, यानी कि उसका मोमेंटम फिक्स रहेगा, चेंज नहीं होगा, साथ साथ पोजीशन भी सेम। इसे और अच्छा समझिए, एक रूम के अंदर एक रैट रन कर रहा है, एक चूहा भाग रहा है रूम के अंदर। आपसे कोई कहता है बताइए उसकी पोजीशन, रूम में अंधेरा है, तो आप लाइट डालोगे चूहे पर, तो जैसे रेड पर आप लाइट डालोगे तो क्या उस लाइट से उसे एनर्जी मिलेगी, नहीं मिलेगी, क्योंकि उसका मास इतना ज्यादा है कि लाइट की एनर्जी का उसकी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो अपनी स्पीड से ही वो मूव करता रहेगा। तो यानी कि उसका मोमेंटम चेंज नहीं होगा, साथ साथ पोजीशन आपको दिख ही रही है वो कहाँ है। तो पोजीशन और मोमेंटम मैक्रोस्कोपिक का आप सर्टेनिटी से डिटरमाइन कर सकते हो, माइक्रो का नहीं कर सकते, क्योंकि कंडीशन समझ में आई। जैसे ही माइक्रोस्कोपिक पे लाइट डालेंगे तो लाइट गेन करते ही उसकी एनर्जी बढ़ेगी, वो या तो एनर्जी लेवल चेंज कर लेगा या अपनी स्पीड बढ़ा देगा। इसका मतलब पोजीशन और मोमेंटम हम एक साथ नहीं बता सकते। क्लियर हो गया बोलो? तो इसका मतलब माइक्रोस्कोपिक पे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी वैलिड है, मैक्रो पे वैलिड नहीं, ये ध्यान रखिए। तो चलिए लिख ले, बस एक स्टेटमेंट है और वेरी इंपोर्टेंट का टिक किया है, हर बच्चे को याद हो, लिखिए जरा। It is impossible. It is impossible. It is impossible to measure simultaneously the position and momentum of the position and momentum of a small particle with absolute accuracy or certainty with, ये क्या लिख रहे हैं, of a small particle
with absolute accuracy, with accuracy और certainty। समझ में? इसे अगर हम मैथमेटिकल फॉर्म लिखे, ये डिफाइन आएगा पेपर में, ऐसे लिखना। स्मॉल पार्टिकल कुछ और नहीं है, ब्रैकेट में लिखना चाहो तो इलेक्ट्रॉन है वो। स्मॉल पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और मोमेंटम आप एक साथ नहीं बता सकते। मैथमेटिकली ये फॉर्मूला हम क्या लिखते हैं मैथमेटिक्स की फॉर्म में, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल एच अपॉन 4 पाई। आप इसकी मॉडिफाइड फॉर्म यूज कर सकते हो। डेल्टा पी है मोमेंटम और अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। मोमेंटम की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से सुन लीजिए भाई। मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं मोमेंटम की जगह मास इनटू वेलोसिटी। तो मैं यहाँ वेलोसिटी लिख रहा हूँ और मास इधर ले जा रहा हूँ। ये दोनों फॉर्म याद रखना, ये भी आप न्यूमेरिकल में यूज करोगे। लास्ट फॉर्मूला है, खत्म। यहाँ लिख सकते हो बिकॉज डेल्टा पी किसके इक्वल है, एम इंटू डेल्टा वी। अब है क्या, यहाँ नोट कर लीजिए, वेयर डेल्टा एक्स अनसर्टेनिटी इन पोजिशन, अनसर्टेनिटी इन पोजिशन। ध्यान से सुन लीजिए, अनसर्टेन कब यूज होता है, जब डाउट होता है। सर्टेन कब होता है, जब कंफर्म होता है। आप किसी 10-12 मंजिल की बिल्डिंग से कूदो, हमेशा हड्डी वड्डी टूटेंगी, बच गया तो अलग बात है, तो कंफर्म है। कोई ऐसा तो नहीं कि बच जाएगा 10-12 माले की बिल्डिंग से कूदे, तो सर्टेनिटी। तो कंडीशन वो है और कुछ नहीं, अनसर्टेन और सर्टेन। बादल आते हैं, बारिश होगी, सर्टेनिटी नहीं, तो वो अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी इन पोजीशन डेल्टा पी, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम और डेल्टा वी अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। और बचा क्या, एम मास ऑफ पार्टिकल्स। अब देखो भाई आगे, ऐसे फॉर्मूले तो खत्म हो गए जो न्यूमेरिकल फॉर्मूले थे। अब क्वांटम नंबर्स के अंदर बनेंगे वो डायरेक्ट नंबर ऑफ ऑर्बिट बताओ, ऑर्बिटल बताओ और कुछ। अब ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी मैंने बताया, ये किस पे वैलिड है, माइक्रो पर। अच्छा, यहाँ एक प्रॉब्लम आ जाती है कि आप कैसे बताओगे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में नहीं रह सकते। तो कल मैं वो लिखा दूंगा, और कल से ऑर्बिटल स्टार्ट है। फॉर्मूले यहाँ तक पढ़ के आने, और चैप्टर में फिर कह रहा हूँ मोस्टली पूरा मानी। एसटी में यहीं तक आ रहा है, और इसके बाद सिर्फ 2 टॉपिक बच रहे हैं, यानी कि सेकंड चैप्टर पूरा आ रहा है। कभी ये सोच रहे हो कि सेकंड नहीं है, पूरा चैप्टर है। सेकंड सिर्फ क्वांटम नंबर और कॉन्फ़िगरेशन बचा है इसके बाद, ये ध्यान रखना।